So everyone note down. Today we are going to begin this chapter called correlation. Now, first of all, what is the meaning of correlation? Can anyone explain me the meaning of correlation? कोई बता सकता है कि correlation का मतलब क्या होता है? Anyone? Anyone who can explain me the meaning of correlation? See, first of all, it is a bivariate statistical method. Now, what is the meaning of bivariate? It is a bivariate statistical method of estimating the degree of relationship between two like quantities, जैसे कि height and weight, जैसे कि height and weight, जैसे कि marks in mathematics and marks in accountancy, जैसे कि mathematics and marks in physics. तो ये सब क्या हुआ बताओ? तो कोरिलेटेड डेटा हुआ. कोरिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है? लाइक क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हाइट एंड वेट क्या लाइक क्वांटिटीज है. मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन अकाउंट्स क्या लाइक क्वांटिटीज है. मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन फिजिक्स क्या लाइक क्वांटिटीज है. मतलब जो दो रिलेटेड डेटा के बीच का जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन. जैसे कि होता है ना कि किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो अकाउंट्स भी बहुत अच्छा होता है, बट जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स अच्छा होने से मैथ्स अच्छा होगा ही. It's not compulsory that if you're good in accounts, solving accounts, you will be good in mathematics. It is not necessary. But ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि जो लोगों का मैथ्स अच्छा होता है वो लोगों का अकाउंट्स अच्छा ही होगा. हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा वेट भी बढ़ेगा. मतलब हाइट और वेट क्या है बताओ? तो कोरिलेटेड डेटा है. ठीक है, मतलब क्या है? ये लाइक क्वांटिटीज है. अब जैसे देखो, मान लो इस बार अगर मान लो सपोज विंटर बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर हुआ और बहुत ज्यादा ही तुम्हारा विंटर का मतलब में सपोज टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे रहा, तो क्या चीज का फायदा होगा? किन लोगों का फायदा होगा? जो लोग विंटर क्लोथ से डील करते हैं उन लोगों का फायदा होगा. क्या? कि सेल उनका बढ़ जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे सेल बढ़ेगा उन लोग का, है कि नहीं? सो वी आर फाइंडिंग दैट दीस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड लाइक क्वांटिटीज. और इन दोनों के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कोरिलेशन. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट? द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट. नाउ व्हाई इट इज नॉट अदर, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइवेरिएट क्वांटिटी स्टैटिस्टिकल मेथड? बाइवेरिएट का मतलब हो गया दो क्वांटिटीज हम लोग लेते हैं. हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? दो क्वांटिटीज. लेकिन मीन देखा जाए, मीडियन देखा जाए, मोड देखा जाए, ये कैसा तरह का क्वांटिटीज है? यूनिवेरिएट. मतलब वहां पे एक ही तरह का डेटा दिया रहेगा. जैसे अगर मार्क्स दिया रहेगा तो वहां पे सारा मार्क्स ही होगा. अगर मान लो हाइट होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाइट ही होगा. अगर वेजेस होगा तो एक कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उनका सारा का वेजेस ही होगा. तो उस तरह के क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवेरिएट. मतलब एक वेरिएबल. और यहाँ पे क्या है? बाई वेरिएट, मतलब दो तरह का क्वांटिटीज होगा. और दो तरह का क्वांटिटीज के बीच का जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन. सो इसीलिए हम लोग कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड. क्या करने का? एस्टिमेट करने का. ये क्या करता है? एस्टिमेट करता है क्या चीज? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. दो डेटा के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हाई है, मॉडरेट है, माइल्ड है, वीक है, कि नो रिलेशनशिप है. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कोरिलेशन. ठीक है, अब देखो ध्यान से. कोरिलेशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? देखना एक बार. स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं. और हम लोग ये एक सिंबल होता है RHO. पी नहीं है, पी जैसा दिख रहा है लेकिन पी नहीं है. दिस इज कॉल्ड RHO रो. या फिर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम लोग. ठीक है, कोरिलेशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से या फिर RHO से डिनोट करते हैं. नाउ कैन एनीवन टेल मी
कि कोरिलेशन तो हमको निकालना है, लेकिन कोरिलेशन निकालने का कितने सारे मेथड्स होता है, कोई बता सकता है? What are the different methods of measuring, calculating the correlation coefficient? Anyone? Correlation coefficient मतलब degree of relationship between two like quantities. So can anyone explain me what are the different methods? कोई बता सकता है? Yes, how many methods are there? There are three methods of calculating correlation coefficient. What are they? Number one, Carl Pearson's method. Number two, Spearsman's rank correlation method. Spearsman rank correlation method. Spearsman rank correlation method. And the third one is scattered diagram method. Scattered diagram method. बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कार्ल पियर्सन्स मेथड और स्पीयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड है, तुम्हारे सिलेबस में स्कैटर डायग्राम मेथड नहीं है। फिर भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि ये स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है एक एग्जांपल से, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले कार्ल पियर्सन्स मेथड of calculating the correlation coefficient. So write down the different formulas. और हम लोग फॉर्मूला जो है साथ में हम लोग जो फॉर्मूला जब देंगे तो एक फॉर्मूला उसके बाद एक सम, इससे क्या होगा तुम्हारा ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। तो पहले मान लो मैं एक सम कराता हूं जो पहला फॉर्मूला पे ऊपर बेस्ड होगा, पहले मैं वो सम कराता हूं, ध्यान में रखिएगा। एवरीवन नोट डाउन। लेट मी टेक आउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। एवरीवन नोट डाउन। तो फॉर्मूला है R equals to sigma dx into dy divided by square root of sigma d square x into sigma d square y। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, ये dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है डेविएशन ऑफ वेरिएट x फ्रॉम इट्स मीन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? dx का मतलब होता है डेविएशन ऑफ वेरिएट x फ्रॉम इट्स मीन। ओके, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन? मीन का मतलब हो गया सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? एवरीवन नोट डाउन। dx का मतलब होता है डेविएशन। देखो, सबसे एक और चीज मैं बता दूं, ये जो डेविएशन टर्म होता है ना स्टैटिस्टिक्स में, जो हम लोग डेविएशन टर्म यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इट इज यूज फॉर डिफरेंस। जहां भी तुमको बोला जाना डेविएशन, मतलब तुम समझ जाना, मतलब तुमको क्या बोला जा रहा है? डिफरेंस बोला जा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? dx मीन्स डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन, और मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। सिमिलरली अगर मान लो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज dy, तो dy इज द डेविएशन ऑफ वेरिएट y, इट इज द डेविएशन ऑफ वेरिएट y फ्रॉम इट्स मीन, मतलब y माइनस y बार। एंड व्हाट इज y बार? y बार इज सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। तो ये पहला फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक सम करने वाले हैं, मतलब वी विल बी कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो लेट अस टेक वन सम। एक डेटा में लेता हूं, इसका हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। So let me say that we have a question called sales, question number 5, जिसमें सेल्स दिया हुआ है इन लाख एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। किसके बीच का बताओ तो? सेल्स एंड एक्सपेंडिचर के बीच का। सेल्स और एक्सपेंडिचर के बीच का हम लोग को निकालना है। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट
नाउ लाइक वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टेबल बना रहा हूं, तुम लोग भी अपने कॉपी में एक टेबल बनाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सेल्स जो दिया है उसको मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूं, और जो एक्सपेंडिचर है उसको मैं कैपिटल वाई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंडिचर को कैपिटल वाई, एक्सपेंड सेल्स दिया हुआ है 18, 20, 27, then we have 20, 20, 21 and 29, ये हमारा सेल्स है। और उसमें एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 23, 27, 28, 29 एंड 30, 30। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले, अगर मुझे कार्ल पियर्सन्स मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना अगर है, तो सबसे पहले मुझे एक्स बार और वाई बार पता होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तो एक्स बार और वाई बार क्या होगा, फटाफट निकालो तो तुम लोग। कैलकुलेटर तो नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज सीबीएसई में कैलकुलेटर नहीं है। तो बताओ तो एक्स बार और वाई बार क्या होगा। यस, sigma x, sigma y. So can you tell me what is sigma x? क्या है sigma x? और सिग्मा वाई क्या है, बताओ तो। कोई कर रहे हैं? What is sigma x? Are you there everyone? तुम लोग प्रेजेंट है? यस सर। सिग्मा वाई क्या है, तो तुम लोग एक बार कैलकुलेट करो। So sigma x is 135 and sigma y is 165 and n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेरिएट। यहाँ पे टोटल कितना वेरिएट है, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल यहाँ पे 6 वेरिएट है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं, 6 वेरिएट है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग आंसर इन डेसिमल, है कि नहीं। हम लोग को आंसर क्या में आ रहा है बताओ तो, डेसिमल में आंसर मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल पहले वाला सम को सॉल्व करने के लिए, इसको एक काम करते हैं हम लोग, 135 को एक लेस कर देते, एक को 3 लेस कर देते, एक वैल्यू। लेट मी मेक दिस 23, 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 132। और यहाँ पे जो है 164, 165 है, इसको एक बढ़ा देते हैं, इसको 30 कर देते, 23 को 24 कर देते। मैं बताऊंगा क्यों, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। और ये डेसिमल में अगर आता है तो हम बाद में बताएंगे कि कैसे करना है, इस सम के जस्ट बाद, कि अगर ये डेसिमल में आएगा तो किस तरह से करेंगे हम लोग, आई विल एक्सप्लेन। ये हो गया 166, तो ये हो गया तुम्हारा 132 और ये हो गया 166। सो यहाँ पे आ गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये कितना हो गया,
ये भी तुम्हारा डिविजिबल नहीं है। 165 के क्लोज में कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है? 42 आई मीन 162 होगा तो हो जाएगा ना। 2 बढ़ाना पड़ेगा तो 26 कर देते हैं। इसको 168। तो ये हो गया तुम्हारा 6 2 जा 12, 6 8 जा 48। ओके, अब देखो हम लोग निकालेंगे dx and dy. So let us calculate dx and dy. So what is dx? Dx is x minus x bar. So what is 18 minus 22? It is minus 4. What is 20 minus 22? It is minus 2. 23 minus 22 is 1. 20 minus 22 is minus 2. 21 minus 22 is minus 1. And 29 minus 22 is 7. All right. अब सेम वे y dy निकालना है। dy का मतलब क्या होता है? y minus y bar. So what is 26 minus 28? Minus 2, minus 1, 0, 0. 29 minus 28 is 1. And 30 minus 28 is how much? 2. Now let us make one more column where we have product of dx and dy. Where we have product of dx and dy. तो जब भी dx और dy का प्रोडक्ट अगर निकालना है तो ये दोनों कॉलम्स के वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हो गया तुम्हारा 8 2 0 0 -1 एंड 40। अब हम लोग इसका समेशन निकालेंगे। dx और dy का प्रोडक्ट का समेशन कितना हो जाएगा? 10 10 प्लस 14 कितना हो गया? 24 24 -1 इज 23। एंड यहाँ पे हम लोग को चाहिए d स्क्वायर एक्स। अब हमको एक और कॉलम चाहिए जहां पे हमको स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? dx का स्क्वायर निकालना है। और एक कॉलम चाहिए जहां पे dy का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, dy का होल स्क्वायर। सो कैन यू जस्ट हेल्प मी एंड टेल मी व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 18? बताओ तो फटाफट। 18 का स्क्वायर कितना होगा? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 18? 324. 324। तुम लोग फटाफट बोलो तो आंसर। स्क्वायर ऑफ 20 is 400. Square of 23 is how much? 529. Square of 20 is 400. I'm sorry. हम लोग को किसका स्क्वायर निकालना है? हम लोग को dx का स्क्वायर निकालना है ना। तो ये 16 हो गया। 2 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 एंड 49। उसके बाद d स्क्वायर y मतलब -2 का स्क्वायर 4, 1 0 0 1 एंड 4। अब इसका समेशन निकालना है हम लोग को। d स्क्वायर x का समेशन और यहाँ पे d स्क्वायर y का summation. So what is sum of d square x? 50, 54, 55, 59. And what is 59 plus 16? 75. What is then sum of these values? 4 5 4 5 10. अब r निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? इट इज सिग्मा dx into dy divided by square root of d square x into d square y. Now just put the value of dx into dy का summation, that is 23. यहाँ पे d square x क्या है? 75 और d square y क्या है? 10. इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 23 by square root of 750. Okay, just do the calculation, you will get the answer. समझ में आया तो बात ये वाला? अब देखो, अगर मान लो जैसे हम लोग को पहले बार में ये वैल्यूज हम लोगों ने ऐसा था कि यहाँ पे x बार डेसिमल में आया था, तो क्या डेसिमल में अगर आता तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करके सम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
आई एक्सप्लेन यू जस्ट आफ्टर दिस। एक बार ये कॉपी कर लो, फिर हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मान लो x बार y बार डेसिमल में आ जाता है तो फिर हमको कौन सा बेटर होता है फॉर्मूला यूज करना। हम लोग इस सम के बात करेंगे नेक्स्ट सम। इफ x बार y बार इज इन डेसिमल विच इज द फॉर्मूला अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू अप्लाई, इस सम के बाद में बताऊंगा। सो इट इज 23 डिवाइडेड बाई 750 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली आएगा 27.38। So what is 23 divided by? What is 23 divided by 27.38? It is 0.84. This is your answer. ठीक है, approximately 0.84. अब एक और चीज मैं तुमको बता दूं ये सम के बाद कि r का वैल्यू का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, समझना एक बार सबको। r का वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। नाउ माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, लेट मी टेल यू, लिसन। अगर मान लो सबसे पहला चीज r का वैल्यू अगर सपोज 0 हुआ तो क्या होगा। 0 का मतलब क्या हुआ देखना एक बार। अगर हम r का वैल्यू 0 नहीं, अगर r है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r इक्वल टू 0? r इक्वल टू 0 मीन्स नो रिलेशन। मतलब जो दो डेटा है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो हाइट एंड द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट। एक बात बताओ तो हाइट और अमाउंट ऑफ फूड वी ईट में कोई रिलेशनशिप हो सकता है क्या? कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो याद रखना अगर r का वैल्यू 0 हुआ मतलब ये कैसा रिलेशनशिप है, नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r इक्वल्स टू 1 एंड नंबर 3 r इक्वल्स टू -1। r इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होता है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है देखना है। देखो डेटा दो तरह का होता है। जो हम लोग को x और y डेटा दिया रहेगा उसमें दो तरह का डेटा होगा। क्या देखना एक बार, जैसे x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 हुआ, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 7 हुआ, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या हुआ, 10 हुआ। अच्छा एक बात बताओ तो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है कि नहीं? If x is increasing, y is what? Y is also increasing. Now this type of correlation, if you calculate the correlation between these type of quantities, the value of r you will get is always positive r. Now when do we get the value of r positive? When the relationship is direct. Direct मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डेटा भी इंक्रीज होगा। तो जब हम लोग इस तरह का डेटा का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो r का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन देयर आर फ्यू कुछ डेटा ऐसा भी होता है जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड मैन, लेट्स से टाइम एंड मैन। अगर मान लो सपोज एक आदमी है तो काम करने में अगर 50 दिन लगता है तो 3 आदमी है तो काम करने में क्या होगा, और कम दिन लगेगा, लेट्स से 42। 4 आदमी है तो और काम टाइम कम लगेगा, लेट्स से 40। 5 आदमी है तो और काम टाइम कम लगेगा, लेट्स से 39। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ये रहा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देख रहे हो तुम लोग, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज व्हाट, डिक्रीजिंग वी कैन सी। सो दैट्स व्हाई इस तरह का कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे डेटा का, इस तरह का दो डेटा का अगर हम कोरिलेशन कैलकुलेट करें आर, तो इस तरह का डेटा का कोरिलेशन क्या आएगा, नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज। इस तरह का डेटा का अगर हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और जहां पे वैल्यू एक ही डायरेक्शन में जाता है, इंक्रीज इंक्रीज या तो डिक्रीज डिक्रीज, तो उस तरह में आर का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इक्वल टू 1? आर इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एक आइडल सिचुएशन। आइडल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 3 हुआ तो y का वैल्यू क्या हो गया, 15। देखो x 1 पॉइंट बढ़ रहा है तो y कितना पॉइंट बढ़ रहा है बताओ तो, 5 पॉइंट।
मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे किस रेट में बढ़ रहे हैं, दोनों एक ही रेट में बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट, दिस इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट, एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 5 यूनिट। सो दैट्स व्हाई इस तरह का कोरिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इस केस में जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू क्या आएगा, +1, ठीक है। और आर का वैल्यू -1 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर एक घट बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो घटने का जो रेट होगा वो सेम होगा, और जो यहां बढ़ने का रेट होगा वो क्या होगा, वो भी सेम होगा। इस तरह का क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और याद रखना, आर का वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1। द वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1। इस रेंज के बीच में ही आर का वैल्यू लाई करता है। ऑलराइट, अब देखो, सपोज अगर मान लो हम लोगों ने अभी जो डेटा लिया था उसमें अगर एक्स बार क्या आया था, डेसिमल आया था, ठीक है। क्या आया था एक्स बार का वैल्यू, डेसिमल। तो अगर डेसिमल आएगा तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy? नो, विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज बिना कैलकुलेटर का अगर आर डेसिमल आ गया ना, एक्स बार सॉरी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके सम करना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरीवन राइट ऑन द कंडीशन, इफ x bar and y bar is decimal, is in decimal, then there are two formulas. Formula number 1, it is sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n, whole thing divided by square root of sigma x square minus sigma x whole square divided by n into square root of sigma y square minus sigma y whole square divided by n। ऑलराइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर x बार y बार दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर डेसिमल में आता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मान लो डेसिमल के साथ साथ x और y बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला जो दे रहा हूं वो यूज करेंगे। ओके, सिग्मा v स्क्वायर where u and v का मतलब क्या है, u is x माइनस अज्यूमिंग और v क्या है, y माइनस अज्यूमिंग। एक बार ये फॉर्मूला को कॉपी करो, ये दोनों फॉर्मूला याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। एक बार ये कॉपी करना सबको। Now let us see one sum. Let's say the previous one only, sales and expenditure. I'm taking sales, I'm denoting sales with X and I'm denoting expenditure with Y. Sales given are 18, 20, 27, 20, 21 and 29. Expenditure given are 23, 27, 28, 28, 29 and 30. Just a minute. ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, प्लीज आंसर मी। एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, सपोज मान लेते ये सम मुझे पहली बार दिया गया और बोला जा रहा है कैलकुलेट आर, स्मॉल आर।
तो ऑब्वियसली हम ये फर्स्ट फॉर्मूला को पहले यूज करेंगे, है कि नहीं? लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करने से पहले मैं क्या चीज कैलकुलेट करूंगा बताओ तो? आंसर प्लीज, आंसर हरी अप। ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए बताओ तो? dx dy निकालने के लिए, dx और dy का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? फिर सिग्मा x। मतलब मीन चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं हमको मीन चाहिए और dy निकालने के लिए y बार? लेकिन हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने पिछले सम में ये चीज लेके देखा था कि x बार y बार क्या आ रहा था बताओ तो? डेसिमल आ रहा था कि नहीं? तो अगर डेसिमल आ रहा है मतलब हम ये फॉर्मूला को अवॉइड करेंगे। अगर x बार y बार डेसिमल में आ रहा है मतलब हम इस फॉर्मूला को अवॉइड करेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सोचो कि यहाँ पे जब हम लोग dx dy निकालेंगे तो dx और dy डेसिमल में आएगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन करके, क्योंकि कैलकुलेटर भी नहीं है सीबीएसई में, तो मल्टीप्लीकेशन करना, उसका स्क्वायर करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास फिर दो चॉइस है फॉर्मूला का। वो दो चॉइस क्या है? एक है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन होल थिंग डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। मतलब ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम x के जगह पे और y के जगह पे u और v रिप्लेस कर दें तो हम लोग को एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है? सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाई एन होल थिंग डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, मुझे कोई बता सकता है इस सम में कौन सा देखो पहला फॉर्मूला तो रिजेक्ट कर दिया, इसका रीजन क्या था? व्हाई यू हैव रिजेक्टेड द फर्स्ट फॉर्मूला? द रीजन बिहाइंड रिजेक्शन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला वाज x bar and y bar if you calculate will be in decimal, and so the calculation complexity of this sum will increase. So that's why what we'll be doing, we have got this formula option and the second formula option. मतलब ये दो फॉर्मूला ऑप्शन में है। लेकिन इन दोनों में कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला होगा? कोई बता सकता है मुझे? बताओ तो, इन दोनों में अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा होगा? बताओ तो। मैं ये बता दूं कि यहाँ पे u का मतलब है, u का मतलब है x माइनस अज्यूम मीन, और v का मतलब क्या है? y माइनस अज्यूम मीन। तो बताओ तो तुम लोग इन दोनों में से कौन सा बेटर फॉर्मूला सोचेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ। यस, सी आई प्रेफर सेकेंड वन। सी द रीजन बिहाइंड दिस, सेकेंड वाले का रीजन ये है कि जब हम u कैलकुलेट करेंगे ना तो u का मतलब क्या होगा? x माइनस अज्यूम मीन। तो यहां से अगर हम जो वैल्यू को अज्यूम करेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ा छोटा वैल्यू कौन सा है? 18। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 20, 29। तो बेस्ट है हम लोग 20 ले लेते हैं अज्यूम मीन। और अगर हम मान लो v कैलकुलेट करते हैं, v इफ यू कैलकुलेट v विल बी y माइनस y का अज्यूम मीन। y में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 30, और सबसे छोटा क्या है? 23। तो सबसे बेस्ट होगा 27 ले लेना। अब देखो मैं तुम लोग को डिफरेंस समझा रहा हूं कि क्यों ये फॉर्मूला सेकंड वाला अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट बोला मैंने, ये नहीं बोला कि इस फॉर्मूला से आंसर नहीं आएगा। अप्रोप्रिएट इसीलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू तुमको x का दिख रहा है और y का जो दिख रहा है, ये देखो सब डबल डिजिट में। लेकिन तुम अगर 18 माइनस, देखो 18 माइनस 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा? -2। 20 माइनस 20 0, 27 माइनस 20 7, 20 माइनस 20 अगेन 0, 21 minus 20 is how much? 1, and 29 minus 20 is how much? 9. तो यहां पे क्या हुआ कि सारा डिजिट देखो सिंगल डिजिट में आ गया कि नहीं? देखो तो एक बार, सिंगल डिजिट में। और जब हम v कैलकुलेट करेंगे तो 23 minus 27 कितना होगा? -4, 27 minus 27 is 0, 28 minus 27 is 1, 28 minus 27 is 1, here we have 2 and here we have 3। तो देखो यहां पे अब जो है इस फॉर्मूला में अगर हम x into y निकालते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है।
अगर हम x का स्क्वायर निकालते 18 का स्क्वायर निकालना होता है। अब फायदा क्या हो रहा है, देखो u और v कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मतलब मुझे जो भी अब आगे सम करना पड़ रहा है, अब x और y को लेके नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा है, किसको लेके कैलकुलेट करना पड़ रहा है, u को और v को। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई फॉर्मूला नंबर 2 और 3 में अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए तो इस टाइप का डेटा के लिए क्यों 2 वाला थर्ड फॉर्मूला, आई मीन इन दोनों में क्यों सेकंड वाला फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है? समझ में आया या नहीं आया, बताओ, प्लीज टेल मी। Yes, sir. समझ में? और फॉर्मूला नंबर 1 को तो हम लोगों ने कभी रिजेक्ट कर दिया था। इसका कारण क्या था? बिकॉज x बार और y बार में से कोई अगर एक डेसिमल में आ जाए, सो प्लीज अवॉइड द फर्स्ट फॉर्मूला। इट इज नॉट दैट if you use the first formula your answer will be wrong. The reason behind this is if you use first formula the sum will become unnecessarily very complicated. So avoid first formula. You can use second formula but prefer the last one. I prefer the last one because of the data जो दिया हुआ है। अगर डेटा यहाँ सिंगल डिजिट में होता ना तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करते, कोई फायदा नहीं था ये फॉर्मूला यूज करने का। अब हम एक कॉलम बनाएंगे u इंटू वी का, अब एक कॉलम बनाएंगे हम u का स्क्वायर का, और एक कॉलम बनाएंगे v का स्क्वायर का। u इंटू वी मतलब 8 0 7 0 2 एंड 27। u का स्क्वायर मतलब 4 0। देखो कितना इजीली हो गया कि नहीं, सिर्फ हम लोग ने u और v निकाल दिया तो ये सब आसान हो गया। वही अगर इसका 18 का स्क्वायर करना होता है यहाँ पे तो सब बहुत लंबा हो जाता। v का स्क्वायर मतलब 16 0 1 1 4 9। अब बस तुम लोगों को करना क्या है, समेशन u और v का समेशन, u का स्क्वायर का समेशन और v का स्क्वायर का समेशन निकालो। तो u और v का प्रोडक्ट का समेशन, u का स्क्वायर का समेशन, v का स्क्वायर का समेशन। एक बार सबको निकालो तो कितना आता है, 16 17 कितना होगा, I think 44 here. Please check your answer. Okay, this is 9 for 13, 14, 15, 31. Just put the values at the respective place. You'll get the value of r. ठीक है, इसके जगह पे ये लगाओ, इसके और इसके जगह पे, अच्छा u और v भी तो चाहिए, समेशन ऑफ u और समेशन ऑफ v, सिग्मा u सिग्मा v। तो ये हो गया तुम्हारा 9 into 10 17, 17 minus 2 is how much, 15, 3 4 5 6 7, 7 minus 4 is 3। तो यहाँ इस दोनों जगह पे 15 और 3 लगाओ, इस जगह पे 44, इस जगह पे 135, इस जगह पे 15 and calculate. Hurry up, too fast. Do the calculation. Now everyone write down one more formula जो कि यूज होगा जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर काफी आता है। R equals to covariance of xy by standard deviation of x into standard deviation of y. And you know what is standard deviation? Standard deviation is equal to square root of variance. All right? तो ये फॉर्मूला को एक बार नोट करके रख लो, ये काम आ सकता है आगे। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला बताइए। नाउ एवरीवन कैलकुलेट, I mean do sum number 11. Sum number 11 is very very important. Do sum number 11 now, just now. And number 2 and 11, sorry. Question number 2 and 11, ये दो sum फटाफट करो दो। Okay, start. Now see, in the calculation of coefficient of correlation between two variables x and y, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दो वेरिएबल्स x और y के बीच का
कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने वक्त कितना ऐसा ऑब्जर्वेशन था? 12 ऑब्जर्वेशन। देयर वर टोटल हाउ मेनी पेयर्स? 1 2 3, ऐसा कितना पेयर्स था? 12। और इस जब पेयर का हम लोगों ने, ध्यान देना, निकाला था जब x का समेशन, जब हम लोगों ने x का समेशन निकाला था उस समय वैल्यू क्या था? 3030। y का जब समेशन निकाला था तो y का समेशन क्या था? 5। x का स्क्वायर का जब समेशन निकाला गया था, x का स्क्वायर का समेशन क्या था? x का स्क्वायर का समेशन था 670। सिग्मा y स्क्वायर क्या था? मतलब y का स्क्वायर का समेशन क्या था? y का स्क्वायर का समेशन था 285। जैसे दिया हुआ है मैंने वैसे लिखा है। और x इंटू वाई का प्रोडक्ट का समेशन क्या है? x इंटू वाई का प्रोडक्ट का समेशन है 334। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, लोग देखो। ऑन रीचेकिंग, जब ये सब कुछ रीचेक किया गया तो इट वाज फाउंड दैट वन पेयर 11 and 4 was wrongly copied while the correct pair was 10 and 14. This was the correct pair, this was the correct one, this was the incorrect one. तो बताओ तो ये जो सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है जो गलत है? 11। क्या इंक्लूड करना चाहिए था बताओ तो? 10। अच्छा समझ में है? तो क्वेश्चन का मतलब समझ में है सबको को? बताओ। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया तो सबको को? ठीक है। ये जब सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया गया था तो उसमें गलती से 11 को इंक्लूड कर दिया गया था, और जब सिग्मा वाई कैलकुलेट किया गया था तो गलती से इसमें क्या इंक्लूड किया गया था? 4। ठीक है। लेकिन इंक्लूड क्या करना चाहिए उसके जगह पे? सही क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वन? करेक्ट वन इज 10 फॉर एक्स सीरीज एंड 14 फॉर वाई सीरीज। अब ध्यान देना एक बार, करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा। अब देखो नाउ, करेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट सिग्मा एक्स। तो एक बात बताओ, 30 में क्या चीज गलती इंक्लूडेड है? बताओ तो इसमें क्या चीज गलत इंक्लूडेड है? ये रॉन्ग है, ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस किया मैंने, रॉन्ग है ये। तो बताओ तो इसमें क्या हटा दें हम 30 में से? 30 में से क्या हम गलत चीज हटा दें? 30 में क्या गलती से इंक्लूड हुआ है बताओ? प्लीज रेस्पॉन्ड। 11 गलती से इंक्लूड हुआ है ना, तो 11 को हटा दो। बट 11 को हटा दिया तो इंक्लूड सही बनाने के लिए इंक्लूड क्या करना है? 10 इंक्लूड करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29। अब करेक्ट, सब करेक्ट निकाल रहे हैं। करेक्ट सिग्मा वाई, इसमें 5 आंसर है, 5। तो 5 जो है इसमें कैसे 5 आया बताओ तो? 5 में गलती से 4 को इंक्लूड किया गया है, तो गलती वाला पार्ट हटा दो और सही वाले पार्ट को इंक्लूड कर दो। तो जब सही वाले पार्ट को हम लोग ने इंक्लूड किया तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर क्या है? 15। अब सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर निकालना है, सही वाला, सही सिग्मा एक्स स्क्वायर। गलती जो है 670 में क्या गलती से इंक्लूड किया गया? गलती से 11 का स्क्वायर इंक्लूड किया गया है ना, सम। और क्या इंक्लूड करना है हम लोग को? 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 670 minus 121 plus 100 is how much? Minus 11, that is 659. yes 70। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना तुम, कैलकुलेशन देख लेना। सिग्मा वाई स्क्वायर 285। अब सही क्या है? सही के लिए मुझे y का के अंदर जो गलती वाला पार्ट है 4, इसका स्क्वायर मुझे हटाना है और 14 का स्क्वायर को इंक्लूड करना है। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 296 है कि नहीं? सॉरी 196, आई एम सॉरी, इज 196। तो ये कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा? 180 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गया 5 365। अब सिग्मा एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट का समेशन, मतलब एक्स का और वाई का जो प्रोडक्ट आएगा उसका समेशन। इसमें क्या गलती से प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया? 11 और 4 का प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया। तो 11 और 4 कितना हो गया? 44। इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटाना है हम लोग को, ठीक है, 44 हटाना है और इंक्लूड क्या करना है?
10 और 14 का प्रोडक्ट, ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया माइनस कितना हो गया कैलकुलेशन करके 196, सॉरी 96 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 430। प्लीज चेक द आंसर्स एवरीवन। अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो फॉर्मूला जो है वो कौन सा यूज होगा, डेटा के हिसाब से सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल थिंग डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इसमें अब बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दिया, थोड़ा यहाँ गंदा हो गया, देख लेना, कॉपी कर दो।